टू क्वेश्चन नंबर 4 मधला जो बी आहे, 4 मधल्या बी मध्ये जसं दिलं होतं, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला आर आणि एन मध्ये दोन इक्वेशन भेटतात टू व्हेरिएबल मध्ये, तिथे त्यांनी रेशोज दिलेले होते. इथं त्यांनी काय केलेले, क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये सेपरेट दिलेले. काय सेपरेट दिलेले बघा. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये त्यांनी असं म्हटले की एन सी आर मायनस 1 इज इक्वल टू 6 4 3 5. एन सी आर तुझं बोलला नाही कधी, तू मध्ये पचकन लगे नाही जाणार. एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3003. फाइंड आर सी 5. आता मला एक सांगा तुम्ही, 4th मधल्या बी मध्ये काय होतं रे, दिस इज टू दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस इज टू दिस. रेशो दिलता ना, त्याच्यामुळे आपल्याला डायरेक्ट घेता आला पहिले दोन रेशो, त्याच्यापासून आर आणि एनचं एक इक्वेशन म्हटलं. केस निघतच नाही तोंडात गेला लवकर, जात नाही पोटात तो. टक्कल छाप अगरबत्ती. तर इथं ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, फक्त ह्याचा ह्याच्यासोबत रेशो घ्या आणि ह्या दोघांचं एकटं घ्या. दोन इक्वेशन भेटतील आर एन मध्ये. समजा तुम्ही लिहिलं एन सी आर मायनस 1 अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 6 4 3 5 5 0 0 5. आता याच्यावर तुमचा बेसिक फॉर्म्युला अप्लाय करा. एन फॅक्टोरियल अपॉन आर मायनस 1 फॅक्टर. हे एक रेशो घेतला ना, ह्याच्यापासून एक इक्वेशन भेटन आर आणि एन मधलं. सरांना काल करायला सांगितलं होतं. काय काय म्हणतोय तू, पूर्ण करा म्हणतो. अरे उलट पूर्ण त्याच म्हणणं होतं, त्याला खारीज केलं मी. पूर्ण करायची काय गरज आहे म्हणून मी त्याला नाही सांगत आहे. मी हे सांगतोय की आपण जे 4th बी मध्ये सोडवलो होतं सेम क्वेश्चन आहे, त्याचं म्हणणं होतं पूर्ण सोडवा. मी हे सांगतोय तुम्हाला की याच्यामध्ये फक्त ह्या 3 कॉम्बिनेशनच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आणि 4th बी मध्ये काय केलं होतं, दिस इज टू दिस दिस इज टू दिस रेशो दिले होते ना, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 3 इज टू 4 इज टू 5 अशा पद्धतीने. इथं फक्त त्यांनी काय केले, वेगळं करून दिले. तर मी काय सांगतोय की बाबा ह्याचा ह्याच्यासोबत रेशो घ्या, याला याने डिवाइड करा आणि याला याने डिवाइड करा, बरोबर आहे. आता ह्याच्यावरून तुम्हाला काय भेटेल, याला सिम्प्लिफाय केल्यावर आर आणि एन मधले इक्वेशन भेटेल. कळतंय. नंतर तुम्ही काय करताय, याचा आणि याचा रेशो घ्या, कारण अल्टिमेटली तुम्हाला काय करायचं, आर आणि एन ची व्हॅल्यू काढायची. तर ज्या पद्धतीचं तुम्हाला इक्वेशन्स दिलेले किंवा कॉम्बिनेशनच्या व्हॅल्यू दिल्या, कोणत्याही दोघांना डिवाइड करायचं. पहिल्याला दुसऱ्यानं करा, नंतर दुसऱ्याला तिसऱ्यानं करा. कळतंय का. म्हणजे आता समजा तुम्ही केलं एन सी आर डिवायडेड बाय एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5005 डिवायडेड बाय 3003. हे झालं इक्वेशन 2. आता याला सॉल्व्ह करा, याला सॉल्व्ह करा. आर आणि एन मध्ये इक्वेशन भेटेल, त्याला सॉल्व्ह करा, तुम्हाला आर आणि एन ची व्हॅल्यू भेटेल. हे 4th मधलं बी जसं आहे सेम आहे, फक्त तुम्हाला त्यांनी व्हॅल्यू मुद्दाम सेपरेट दिलेल्या आहेत. बाबा तुम्हाला कळतंय का. याच्यावरून तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची कि इसके अंदर जब ऐसे कॉम्बिनेशन के वैल्यू दिए जाएंगे, एक को दूसरे से डिवाइड कीजिए. क्योंकि आप मुझे बताइए, सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या एन और आर का वैल्यू मिलना पॉसिबल है. आपने इसको फॉर्मूले में रख दिया, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. तो इसमें तो सारे अननोन ही है. एक ही इक्वेशन है और दो अननोन, कैसे सॉल्व करेंगे आप. तो सीधी सी बात है मैथमेटिक्स की कि अगर एक इक्वेशन है, दो अननोन है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, लेकिन और दो इक्वेशंस दिए हैं जो उसी अननोन्स में आपको लीनियर इक्वेशन देंगे, तो दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एन और आर की वैल्यू निकालिए. क्या अभी भी इसको सॉल्व करना है. नहीं, अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी. बताइए, करना है इसको. आ गई बात समझ में. ठीक है. उन लोगों की तरफ मैं ना देखूं जो लोग ना थे, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी नहीं देखी मुझे पता नहीं है ना. क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7. अब यहाँ से ध्यान देना
ठीक है, क्योंकि यहाँ से असली क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कॉम्बिनेशन के। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जो कैलकुलेशंस आपको आना जरूरी था उन कैलकुलेशंस को शुरुआत में हमने किया है। जो कॉम्बिनेशंस के अभी कैलकुलेशन किए ना पहले 6 क्वेश्चन, तो आगे जाके उस तरीके के कैलकुलेशन का शायद उससे थोड़ा कम वाले कैलकुलेशन का यूज करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए अब ये असली वाले एग्जाम्पल है, जैसे अरेंजमेंट्स के एग्जाम्पल थे ना, तो उस तरीके से ये वाले। तो आप लोगों को वो बात अच्छे से याद रहेगी ना कि एनसीआर हमने क्यों लिया था वैसे, कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से r टेकन r एट ए टाइम, तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के टेकन r एट ए टाइम। तो हमने सोचा था कि भैया इसके x कॉम्बिनेशंस बनते हैं मान लो, तो हर एक कॉम्बिनेशन में r एलिमेंट्स है, तो r फैक्टोरियल वे से उनको अरेंज किया जाएगा, तो टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे x इंटू r फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा आपका npr। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आपको यूज करना पड़ता है कि आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन है और हर एक कॉम्बिनेशन के इतने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो टोटल कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में यूज किया गया है इस चीज को। आ रही बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सवाल खुल के पूछिएगा लेकिन ढंग के पूछिएगा, हर किसी से मेरा ये कहना है। देखो सवाल पूछ लीजिएगा, सवाल पूछ लीजिएगा। अगर मुझे दिख रहा है कि उस सवाल के अंदर पिछला अज्ञान भरा हुआ है और बहुत बेसिक वाला अज्ञान है, तो मैं आपको उसकी तरफ इशारा करूंगा कि भाई पिछला पढ़ लीजिए। जी सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं देखो। Find the number of ways drawing 9 balls from bag that has 6 red balls. We have one bag which contains 6 red balls. Green, red 6, green, and blue 7. We have to draw 9 balls from the bag. Draw 9 balls. अब कहते क्या है? So that 3 balls of every color are drawn. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि बैग के अंदर कुछ बॉल रखे हुए हैं, उसमें से 9 बॉल आपको ड्रॉ करने हैं। क्या उन्होंने ऐसा कहा है आपको कि कोई भी 9 बॉल आते हैं तो चल जाएगा? नहीं, उन्होंने कहा कि जो 9 बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो वो 9 के 9 बॉल्स में हर कलर के 3 बॉल्स होने चाहिए, मतलब रेड के 3 हो, ग्रीन के 3 हो और ब्लू के 3 हो। अब अगर आप इसकी संख्या देखेंगे टोटल बॉल्स की, तो कितनी हो रही है टोटल? 21 हो रही है। अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि ड्रॉ 9 बॉल्स फ्रॉम अ बैग, तो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विल बी फॉर्म इफ यू ड्रॉ 9 बॉल्स फ्रॉम दिस बैग, द बैग ऑफ 6 रेड 8 ग्रीन एंड 7 ब्लू बॉल्स। तो आप क्या करते हैं? 21 C9 करते हैं। बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है कि अगर हमें 9 बॉल निकालने हैं, उसमें कंपल्शन है कि हमारे रेड के 3 निकाले जाए, ग्रीन के 3 निकाले जाए और ब्लू के 3 निकाले जाए। तो अगर मुझे ये कंपल्शन है कि मेरे 9 बॉल्स के कॉम्बिनेशन में 3 बॉल्स जो है वो हर एक कलर के हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जैसे 3 बॉल्स रेड के चाहिए, तो आप उन तीनों को इन्हीं में से निकालेंगे, इन्हीं में से सेलेक्ट करेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि आंख बंद करके बैग में हाथ डाल के 9 बॉल निकाल रहे हो, 3 रेड और 3 ग्रीन और 3 ब्लू आने चाहिए ना। देखिए, सामने रखिए, बैग के अंदर भी रखने की जरूरत नहीं, सामने रखिए, कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब आपको लगेगा ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, तो एक काम करते हैं, 6 रेड बॉल को R1 R2 R3 R4 R5 R6 से लिख देंगे, ताकि आप जब 9 बॉल ले रहे हो तो उसमें कौन से 3 रेड आ रहे हैं आपको समझेगा। हो सकता है R1 R2 R3 आए, फिर G1 G2 G3 आए और फिर B1 B2 B3 आए। अब ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब आपने सिर्फ B1 को हटा दिया और उसकी जगह B4 डाल दिया, बन गया और एक नया कॉम्बिनेशन। बाकी जैसे को ऐसे है, समझ आ रही बात? तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपको 3 बॉल चाहिए रेड के, सो वी विल सेलेक्ट दैट 3 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल इन 6 3 वेज। 63 क्या बता रहा है? 3 रेड बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, तभी तो 3 रेड मिलेंगे ना। अब वो कोई भी हो सकते हैं,
अब आपको चाहिए 3 ग्रीन बॉल, कहां से लेंगे आप? 8 में से लेना पड़ेगा तभी ग्रीन मिलेगा। ये देखो मेरा खुद का आपकी उम्र में कंफ्यूजन क्या था कि उन्होंने बैक वर्ड यूज करने की वजह से मैं किस इमेजिनेशन में चला गया कि भाई बैक के अंदर है, और जैसे वो स्क्रबल गेम नहीं होता वर्ड्स वाला, वो खेलते समय कैसे हम वो चिट्ठियां वो टाइप अरे भाई इस जमाने की बात हो रही है, कौन से जमाने की? वो बड़ा एडवांस लेवल का गेम मेरे पास है, वो गेम शायद आप लोगों ने ना अब ये तो क्या है? नहीं होगा क्योंकि बड़ा महंगा टाइप का अदा कर रहे। तो बात वो नहीं है, और मैं कल बुरी तरह हार गया उसके अंदर छोटे बच्चे से क्योंकि मुझे वर्ड्स ही नहीं बनाने आ रहे थे उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, आपके पास 9 लेटर्स होते हैं, तो 9 लेटर्स को आपको रखना होता है, वर्ड्स बनाने होते हैं, या तो जो भी वहाँ के लेटर्स है उनका यूज करके, या आपके पास बना बनाया वर्ड हो तो उसको लगा के आपको रखना पड़ता है। जैसा बोर्ड होता है ना अपना चेस वाला, वैसे ही होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि आपने मान लो 4 लेटर्स का एक वर्ड बना दिया, तो आपके पास एक वो होता है, स्टैंड होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर्स लगे हुए रहते हैं। तो जैसे वो 4 लेटर्स आपने खत्म किए तो आपको उस बैग में से हाथ डाल के बिना देखे 4 उठाने होते हैं और फिर रखने होते हैं। वो कुछ भी आ सकते हैं, मान लो ओ आय आ गए, अब इससे क्या वर्ड बनेगा? तो मेरा नसीब कल खराब था, बहुत गंदे गंदे लेटर्स आए क्योंकि वो रैंडमली चूज कर रहे थे ना। तो मुझे क्या लगता था कि जब ये बॉल ड्रॉन वाला किस्सा होता है ना, तो किसी बैग में 8 रेड कलर, 6 रेड कलर के, 8 ग्रीन और 7 ब्लू डाले। अब मुझे लगता था साला ये कॉम्बिनेशन तो हमें बनाना है, लेकिन मैं ऐसे अगर ना देख के उठाऊं तो 3 रेड क्यों आएंगे? कुछ भी आ सकते हैं, 8 के 8 ग्रीन आ जाए हाथ में, तो मैं कहां से लूं 3 बॉल? तो ये थोड़ा सा वर्डिंग में मत फंसिए, इसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आपको ये सहूलियत दी गई है कि आप देखिए बॉल्स को। अगर 3 रेड चाहिए तो आप बिना देखे तो नहीं चूज कर सकते ना, देखिए 6 रेड है उसमें से 3 उठाइए। अब वो जो उठा रहे हो आप, वो आप अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस में उठा सकते हो। हाँ कहते हैं, तो ये क्लियर कीजिए। अब 6C3 हो गया, तो 3 ग्रीन बॉल्स विल बी चूजन फ्रॉम और 7C3। अब एक और सवाल दिमाग में आता है, क्या इनको ऐड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए? तो गलती हो जाएगी, मल्टीप्लाई। दो ही तो ऑप्शन है, देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐड बोल रहे हैं कोई मल्टीप्लाई। समझना ये है कि क्यों ऐड करना है और क्यों मल्टीप्लाई करना है। ऐड वाला सीन और के केस में बनता है, अगर वो बोलते या तो 3 रेड आए, या तो 3 ब्लू आए, या तो 3 ग्रीन आए, तब बात एडिशन की हो जाती। जी सर, तो 3 ही बॉल चूज करने हैं तब की बात बोल रहा हूँ, 9 बॉल की नहीं बात कर रहा, 3 ही लेने हैं। तो जब या तो वाला सीन होता है तो तब ऐड होता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए ना कि आप 3 ग्रीन 3 रेड बॉल्स ले रहे हो, R1 से लेकर तो R6 तक रेड बॉल है। मान लो आपने R1 R2 R3 बना दिया, फिर इसमें से भी जैसे मैंने बोला था कि G1 G2 G3 और B1 B2 B3 लिया। अब आप R1 को उठा लीजिए और उस कॉम्बिनेशन में बस R4 रख दीजिए, एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन होगा ना इन जनरल। अगर एडिशन करोगे तो बहुत कम कॉम्बिनेशन आएंगे, और उतने तो आप खुद ही बना सकते हो, मतलब देखा देखी बन जाएंगे उतने तो, कि इसको हटाओ उसको डालो, उसको हटाओ उसको डालो, उसको डालो उसको डालो, उसको डालो, बन गए। जी सर। तो इस यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज आवर आंसर। ना मत देखो बेटा, कैलकुलेशन करिए, बगैर कैलकुलेशन का आंसर है ये। तो यहाँ से आगे आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? 6C3 का कैलकुलेशन कैसे होता है? तोला बताइए। हाँ ना बेटा, ना फॉर्मूला नहीं, सीधा 6C3। हाँ डॉक्टर, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3। हाँ ना डॉक्टर, 6 5 4 3 बार पीछे 3 3 2 8 7 6 7 आपके यहाँ पे 5 पहले आते हैं क्या? तो 3 2 7 3 2 7 3 2 7 3 2 7 3 2 7 5 24 7 8 56 7 5 35 35 2 70 एवढं तुम्ही केलं 700
इंटू 56 हे बी करून टाकतो सोपे 745 गुण 7035 40 बघा 39,200 बरोबर आहे 39,200 तिथे पेन ठेव ना बाळा तुला नेहमी त्रास नाही होणार स्वतःला. अच्छा 39,200 कॉम्बिनेशन होत आहे लक्षात आहे का मग वर्ष गेला असता आपल्याला ते कॉम्बिनेशन स्वतः जर आपण करत बसायचं म्हणला लक्षात येते का हा हा काही विचारायचं याच्यावर आता चला पुढचा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 झालं क्वेश्चन नंबर 8 लिहायला वेळ देईन मी हा ज्या दिवशी मी लय अभ्यास करू त्या दिवशी मी लिहायला वेळ देतो मोबाईल कसं आहे तू नियम माहित नाही क्लासचा आज आला ना मोबाईल बॅग ठेवा जागेवर बॅग ठेव मोबाईल जप्त केला असतो तो महागडा मोबाईल दिसतो ऍपलचा भाग ऍपल आता काढ पहिले मोबाईल तो मोबाईल जप्त डायरेक्ट मला सिम कार्ड त्या मोबाईल मध्ये विषय खत्म डायरेक्ट जप्त नियम है कोई मोबाईल नहीं देख सकता ठीक है हाँ झाली त्याची आयुष्य आता 15-20 मिनिटं घेतलं तर बघू क्वेश्चन नंबर 8 find the number of ways of selecting a team of 3 boys and 2 girls from 6 boys and दिए गए बॉयज कितने हैं 6 बॉयज गर्ल्स कितनी है 4 टीम बनानी है और टीम के अंदर कितना होना चाहिए कॉम्बिनेशन बॉयज होने चाहिए 3 एंड गर्ल्स होनी चाहिए 2 तो देखिए ये अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन बनाना है टीम के लिए तो 3 लड़के और 2 लड़कियां चाहिए लड़के कितने हैं 6 तो 6 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करेंगे आप अब 6C3 और 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी है तो 4C2 इस एग्जांपल से तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि अगर किसी टीम में 3 लड़के चाहिए और 2 लड़कियां चाहिए तो लड़के सेलेक्ट करने तो लड़कों में से ही करने पड़ेंगे ये तो बहुत क्लियरली समझ में आता है लड़कियों में से कर सकते हो क्या आप नहीं कर सकते तो ये इसमें तो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग सकता है लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत क्लियर है तो बहुत क्लियर आंसर है आपका क्या आ रहा है 6 5 4 3 2 4 3 2 1 तो 2 2 2 2 3 3 तो 6 35 30 चौक 20 है 120 आ गया आपके टोटल कॉम्बिनेशन आ रही बात समझ में आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोघांमध्ये पण मल्टिप्लिकेशन काढता येते नाही समजलं वही तो बोल रहा हूँ मैं एडिशन से कितने कम कॉम्बिनेशन बनेंगे देखो ये जो बात है ना मल्टीप्लिकेशन वाली ये अगर आपको सच में बिल्कुल एकदम तगड़े लेवल से समझनी है कि ये क्यों हो रहा है तो आपको उसके लिए कम से कम 3-4 महीने या 2 महीने का 1 महीने का समय देना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे घर जाके आज से स्टार्ट कर दीजिए कि इन बॉल्स का कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए और जब तक कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जब तक 39,200 कॉम्बिनेशन नहीं बनते तब तक रुकना नहीं है आप खुद बनाइए ना कॉम्बिनेशन ये बात अंडरस्टैंडिंग की ये कोई लॉ नहीं है उत्तर आहे म्हणून आपल्याला ना उत्तर नहीं है इसलिए तो बोलो नहीं है हमारे पास उत्तर बना के रहिए कल कॉम्बिनेशन आप फैक्ट को समझिए ये जो बात मैंने छेड़ी ना इसी बंदे के लिए छेड़ी थी मेरे को पता था कि यही पूछेगा मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन क्यों नहीं दिया क्योंकि ये सोच नहीं रहा है कि यहाँ कॉम्बिनेशन और मैंने बताया भी अपनी तरफ से क्या बताया मैंने कि तू एक कॉम्बिनेशन बना एक तो बना सकता है तूने रेड बॉल्स को 6 नंबर दे दिए तूने ग्रीन बॉल्स को 8 नंबर दे दिए तूने ब्लू बॉल्स को 7 नंबर दे दिए अब तेरे पास R1 से लेकर तो R6 तक है अब तेरे को 3 ही बॉल लेने तो तूने R1 R2 R3 लिया तूने G1 G2 G3 लिया और तूने B1 B2 B3 लिया अब तुझे क्या करना है ये बन गया पहला कॉम्बिनेशन जिसके अंदर 9 बॉल्स है अब तू सोच कि R1 को तू रिप्लेस करेगा तेरे पास ऑलरेडी R2 R3 है R1 को तू रिप्लेस करेगा R4 से R5 से R6 से एक कॉम्बिनेशन बन गया ठीक है 3 बनते हाँ मतलब उस तरीके का एक बन गया अब तू क्या करेगा फिर से पहला कॉम्बिनेशन पे आ जा R1 पे आ जा ठीक है अब तूने क्या करना है आता ग्रीन बदल गए हाँ अब ग्रीन को बदलेगा तो ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे एक ही अगर आप चेंज कर रहे हो तो इतना कॉम्बिनेशन बन रहे हैं समझ गए तो उसकी वजह से और आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 आफ्टर मीटिंग मला गेले आवडतं हा प्रश्न आवडतो मला
after a meeting. Every participant shakes hands with every other participant. If the number of handshakes is 66, find the number of participants in the meeting. एक मीटिंग आहे, मीटिंग नंतर सगळ्यांनी एकमेकांसोबत हँडशेक केले आणि टोटल शेक हँड्स किती झाले? हँडशेक्स टोटल किती झाले? 66. ओ वाघ, तू एक काम कर, माझी चूक झाली, तुला मी यांच्यामध्ये बसवलं. नाही माझी चूक झाली, माझी चूक झालेली आहे. तू आता एक काम करायचं, तू महाजवळच्या पाठीमागे जाऊन बसायचं. दिसत नाही ना, मग त्यासाठी नीट राहायचं असतं. तुला मी शेवटचा चान्स देतोय आता, मला घेऊन देणं नाही. मी जसा मातोळेला बोललो होतो ना, तुला नाही दिसत घरी जाय, तसं तू बी घरी जायचं. डायरेक्ट चिखली, इथं बी नाही जायचं रूमवर. आलं लक्षात? बरोबर आहे. मी मग तो काय म्हणला तुम्हाला, सर मला तिथून दिसत नाही. मी काय म्हणलं घरी जाय. गपचूप बसला ते, आता दिसतंय. त्याच्यामुळे तो नाटक फक्त आता एवढे होता. याच्यानंतर तू डायरेक्ट शेवटचे बेंच होतो, जिथं मानकर का रडत होता त्या दिवशी, सर दिसत नाही म्हणलं, बसून राहत असं. तुम्ही त्याच लायकीचे. तुम्हाला थोडी दिली ओसरी, तुम्ही लय मोठे हातपाय पसरी. स्वतःची तर स्वतःची पसरी, अख्खे खानदानाची बी पसरी, मित्र परिवाराची बी पसरी. म्हणजे थोडीशी मुभा दिली की झाले, लागलेच. दोघांनी जे एकमेकावर कमेंट केलं, दोघांना बॅन करेल क्लासमधून. मला नाटकं नाही पाहिजे. तुला इरिटेशन होती, येऊ नको तू, आणि तू बी येऊ नको. आणि हा क्लासमध्ये कोणी क्वेश्चन विचारायचे, कोणी नाही विचारायचे, किती विचारायचे हे मी ठरवलं. कोणाचं कोणामुळे इरिटेशन होत असेल तर जा गेले सरळ. फीस भेटणार नाही परत. सिलेबस सगळं शिकवलं झालं काय कळते. आणि तुला थोडीशी मुभा दिली आहे तर त्याचा थोडासा हे कर. लोक 3 महिने शिकवतात, काही शिकवत नाहीत आणि फीस घेते तेवढी मोठी. तो आपला जुना विद्यार्थी आहे, रिपीट करतोय, तुला फ्रीमध्ये शिकू देतो. जरी नाही फ्रीमध्ये शिकू देते म्हणजे असं नाही की तू फ्रीमध्ये शिकतोय, तू पहिलेच पैसे दिलेले आम्हाला. लक्षात येते का? त्याच्यामुळे आमचं कन्सेप्ट असं आहे की एकदा एखादं फीस भरली तर 10 वर्ष घेऊन शिका ना आमच्याकडे. आम्हाला काही फरक नाही पडत. तुम्ही बी येऊन शिका पुढे. तुम्हाला कधी वाटलं 10 वर्षांत चलो वर्षों शिको आ जाओ. एक बार फीस देना, लाइफ टाइम वो मिल जाएगा आपको पास. अरे बात समझ में? पढ़ने में क्या होता है, वो आ जाए डॉक्टर बाद में कोई बूढ़े होने के बाद में. इथं तुम्ही ढंगाने शिकणार. एकमेकावर जर कमेंट झाली तर तो तुमचा शेवटचा क्लास समजून घ्यायचा. त्याच्यानंतर माझ्याकडे यायचंच नाही, तुम्हाला रिक्वेस्ट करायला. चल तर हँडशेक्स मगर असे काही लोक जमले होते मीटिंग मध्ये, आणि मीटिंग झाल्यावर एक फॉर्मॅलिटी असते की भैया हा आपण जसं भेटलं तर हा भाई. वैसे कुछ लोग मीटिंग में थे, मीटिंग हो जाने के बाद में वो शेक हैंड्स करने लगे. ठीक आहे, नमस्कार समजा. तर टोटल 66 नमस्कार झाले. म्हणजे नमस्कार म्हणजे हँडशेक झाले. त्यांनी आपल्याला प्रश्न भेटून मारला की किती तिथं पोट्टे अवेलेबल होते मीटिंग मध्ये. बरोबर है, इट इज अ मीटिंग ऑफ कोई भी हो सकता है. तो कितने लोग मीटिंग में थे. अब यहाँ पर क्या सोचना पड़ेगा आपको ये सोचना पड़ेगा कि हैंडशेक्स करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है. 2 लोगों की जरूरत होती है. 2 लोग ही तो लगेंगे ना. एक आदमी कैसे हैंडशेक कर सकता है, या 3-4 मिलकर कैसे कर सकते हैं. तो बेसिक जो क्राइटेरिया ते करून तस्करी जाऊ नको रे. बेसिक क्राइटेरिया क्या है, 1 हैंड, क्योंकि 66 सेकंड्स हुए हैं ना, हैंडशेक्स हुए हैं, तो आपको 2 लोग लगेंगे जो एक. अब ये है कि 2 आदमी एक ही बार करेंगे, वो एक ही बार पकड़ा जाएगा, लेकिन एक आदमी और आदमियों के साथ में हैंडशेक्स करेगा. तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे. वो 66 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं ऑलरेडी. तो 66 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, तो कितने लोगों ने किया है ताकि ये 66 कॉम्बिनेशन बने, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि हमें नहीं पता कितने लोगों ने किया है, लेकिन कितने लोग चाहिए टेकन एट ए टाइम. देयर आर n डिफरेंट पीपल टेकन 2 एट ए टाइम टू शेक हैंड्स. 2 ही लोग लेने पडेंगे. शेक हँड्स ऐवजी असं म्हटलं की मीटिंग संपली आणि लोकांनी फुगडी घेऊन मीटिंगचा एंड केला ना. फुगडी 2 जणांची. देयर इज ऑल्सो ए तिगडी विच विल बी प्लेड बाय 3 पर्सन. ए भैया
समजा असं काही म्हणू शकतो ना आपण. मीटिंग संपली, प्रत्येकाने एकमेकाच्या डोक्यात टोंगळा मारून मीटिंग संपवली. म्हणजे असं काही मी तयार केलं जाऊ शकतं, पण सेकंड वाला यांनी तयार केलं. जा घेऊन जा नंतर घ्यायचं. तर 2 लोक लागणार आहेत, पण किती लोक आहेत माहित नाही. त्यामुळे देयर आर n डिफरंट पीपल. n पीपल तो डिफरंटली होते. देयर आर n पीपल एंड वी हैव टेकन 2 एट अ टाइम टू फॉर 1 सेकंड. तो कितने लोग होंगे? कॉम्बिनेशन कितने बने हैं? 66. सेकंड 66 हुए. तो क्या होगा फिर? LC2 को क्या लिख सकते हो आप? n into n minus 1, 2 बार पीछे जाना है और 2 फैक्टर which equals to 66. सही है? तो n into n minus 1, 66 into 2. तो क्या हो गया फिर ये? अब n दो नंबर ढूंढने हैं आपको. हाँ 132 होता है. हाँ तो इसको सीधा फैक्टराइज करते हैं ना. अब तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2 से करते पहले. 2 3 जा 11 मतलब 12 and 11 होने चाहिए. 3 मेरे साथ साइड में 12 into 11. तो n into n minus 1 बाय ऑब्जर्वेशन. 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है. तो फैक्टर्स बना के हमने 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिए. बड़ा कौन है? n. तो n का वैल्यू कितना हुआ? 12. तो 12 लोग थे उस मीटिंग में. ये पता चल चुका है. भारी के नहीं क्वेश्चन. एक और करते हैं यहाँ पे. अरे दिखेगा नहीं ये. दिख रहा है कि व्हिडिओ मध्ये रिफ्लेक्शन होतं मग. रिफ्लेक्शन होतं ना. तू पाहतो व्हिडिओ. हां तू पाहतो. कधी तू काय करतो? तर ते थोडंसं खाली नाही असं. ठीक आहे. चाकचूक करत नाही बरं का. वाद होईल आज काय करत नाही. सगळ्याला हाणून काढून देईन. हां 20 points are marked on a circle. How many chords can be drawn? बघा आणखी एक मस्त क्वेश्चन. सर्कल आहे, एक सर्कल आहे. त्या सर्कलवर किती पॉइंट्स आहेत? 20. ए डॉक्टर कसं करायला माझ्या वेळेला? आता मी 20 नाही काढत बसत. एक समजण्यासाठी we have 20 points given on a circle. एका सर्कलवरती 20 पॉइंट आपल्याला दिलेले. मान्य? आणि काय विचारता येते की बाबा if 20 points are marked on a circle, how many chords can be drawn? मैक्सिमम कितनी chords drawn की जा सकती है? तो मुझे बताइए मगर जी कि एक chord निकालने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. तो आपको पूछ रहे हैं कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब कितनी chords निकाल सकते हो. तो कितने टोटल पॉइंट्स है? 20 पॉइंट्स है. तो 20 पॉइंट्स है तो 20 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कीजिए और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो अलग अलग 2 पॉइंट्स के. तो उतनी कॉर्ड्स आप निकाल सकते हो. तो 20C2 मतलब 20 into 90 2 into 1. तो ये हो गया 190. तो 190 कॉर्ड्स आप निकाल सकते हो. ठीक है, लिख लो इसको. अब एक बात समझिए, जब हम कॉम्बिनेशन के सवाल कर रहे हैं तो पीछे जाके परम्यूटेशन के सवाल कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो. बात समझ आ रही है? परम्यूटेशंस के सवाल 8-10 बार कीजिए. जो थोड़े से समझने में दिक्कत ला रहे हैं उनको मार्क्स करिए और उनको रोज सॉल्व कीजिए. 5-10 सवाल ऐसे होंगे जिसमें कंफ्यूजन होगा कि यार ऐसे करना है वैसे करना है. जैसे अल्टरनेट प्लेसेस के हमने देखे थे 2-3 सवाल कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स वाले. तो उसमें थोड़ा सा समझ बूझ का काम लीजिए. लिखिए. मग शेवटी काढले की नाही? नाही काढले. नाही खाल्लं त्याचं कारण होतं की मला असं वाटलं उरले म्हणून खायला लावायचे. यानं मागवलं असतं, पहिले सांगितलं असतं तर ते रिस्पेक्ट पुढे झालं असतं. यस. मग मी म्हणलं मग आता नाही काय उरले कोण खात असतं, आपण नाही खात. तुमच्या घरी काहीतरी कार्यक्रम आहे आणि उगा मी तिथून जाताना दिसतो मला म्हणलं माझं या तर खा घरी जेवण करून घ्या. आता तू बोलून नाही भाऊ मला हो चाललंय म्हणून दिसलं माझं माहिती आता लय शिल्लक राहिलेलं आहे जे त्याला खाऊ मजाक था भाई वहाँ पे. हाँ बेटा 11वां. अब 11वें में देखना मुझे कौन दिमाग लगाता है.
कौन दिमाग चला रहा है भाई, थोड़ा सा कौन? हाँ ए मतलब हे हाँ मला पुन्हा मोबाईल काढले पाहिजे, मग मी खुश झालतो ना आतून. Find the number of diagonals. Diagonal. Find the number of diagonals of an n-sided polygon. n-sided polygon है, उसको कितने diagonals होंगे? In particular, find the number of diagonals when n is equals to 10, n is equals to 15, n is equals to 12, n is equals to 8. 10 से 2. 8 साठी काढा. हाँ बोला, एक तुम्ही बोलून घ्या ते काय म्हणतो तुमचं. तर 10 से 2 equal. 10 से 2 डायगोनल्स असतील, अत्यंत चुकीचं उत्तर. नाही. देखो सोच सही थी लेकिन आधे रास्ते तक चले गए आप. इंटू 2 फॅक्टोरियल. चलो उससे भी गलत आंसर. क्वेश्चन ऐसा है कि यू हैव एन साइडेड पॉलीगॉन. जैसे मान लो मैंने 6 साइडेड वाला निकाला, ठीक है, तो यू हैव एन साइडेड पॉलीगॉन, तो वो एन को उन्होंने स्पेसिफाई किया. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास 10 साइडेड पॉलीगॉन है, तो आप उसको बोल सकते हो डेकागॉन, है ना. 10 साइड है तो डेका बोल सकते हो. 15 है तो आप इसको पॉलीगॉन ही बोलेंगे, 15 साइड वाला. फिर 12 साइड वाला है, फिर 8 साइड वाला है. अब उन्होंने सवाल ये पूछा है कि आप 10 साइड वाले पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स निकाल सकते हो. जैसे अभी मैंने 6 साइड वाला निकाला है ना, तो ऐसे 10 साइड वाला पॉलीगॉन निकालते हो तो उसमें आप कितने डायगोनल्स टोटल बन सकते हैं. अब यहाँ पर सवाल सबसे पहले तो ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि डायगोनल के डेफिनेशन क्या होता है. कौन बताएगा मुझे डायगोनल के डेफिनेशन? 2 पार्ट्स में नहीं वर्टिकल. माथोड़े जो आपने बोला है ना, उसके लिए आप शर्मिंदा हो जाइए खुद से. डायगोनल से दोन अपोजिट पॉइंट जॉइनिंग. अपोजिट साइड्स को ज्वाइन. 2 वर्टिसेस को. अपोजिट साइड्स को ज्वाइन कर रहे हैं. Sides. वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स. हाँ वर्टेक्स को join करते हैं. अपोजिट वर्टेक्स. कौन सा वर्टेक्स? 2 वर्टेक्स. ती कॉर्डिनेट बनवणार अपोजिट वर्टेक्सला जॉइन कर. झालं तो एकदा सांगितलं नाही वाढ झालं ना मग त्या. तो झालं ना अपोजिट साइडला. Yes. तो झालं अपोजिट साइड को ज्वाइन करते हैं, ठीक है. तो आप मुझे बताइए इस हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स बनेंगे? 3 बनेंगे ना. कौन कौन से? ये 2 और 3 है ना. हाँ, तो ये गलत आंसर है, इसलिए मैंने डायगोनल का डेफिनेशन पूछा. अगर आपके पास आपके एडजस्ट जो भी आपका पॉलीगॉन है उसमें किसी भी पॉइंट के एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट होता है वो डायगोनल कहा जाता है. मतलब मुझे क्या कर भाई बोलते करने लगे आए के लगे काहीतरी 18 बने. कौन बोला था? 18 टोटल डायगोनल. कैसे बनेगा 18? कुछ नहीं बोलने का, थोड़ा सोचने का. हाँ ये एक वर्टेक्स है, तो अब मेरे को डायगोनल चाहिए, तो मैं ये तो साइड जो देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है. वर्टेक्स के एडजेसेंट पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो साइड मिलेगा, और एडजेसेंट पॉइंट्स को छोड़ के जोड़ोगे तो डायगोनल मिलेगा. ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल. तो 63. शांत बस रे. हां सही है. फिर ये वर्टेक्स है, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा. फिर ये वर्टेक्स है, इन दोनों को छोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा. अब ये वर्टेक्स है, इन दोनों को छोड़ा, इसको जोड़ा, इसको ऑलरेडी जोड़ा है. इसको भी ऑलरेडी. फिर ये वर्टेक्स है, इन दोनों को छोड़ा, इसको भी जोड़ा है, इसको भी जोड़ा है. ये वर्टेक्स है, इन दोनों को छोड़ा, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा. तो कितने हुए देख रहे हो आप? 18 है क्या ये? जो भी है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? मातोले सही तो बोलो, उसने डायगोनल समझ में आया उससे. लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा अपने क्वेश्चन में. इसी के अंदर एक जो चीज छिपी है वो उसके ऊपर आपने हाईलाइट किया कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमारे पास अगर 10 साइडेड वाला पॉलीगॉन है तो उसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे ये पूछा गया है. तो डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की तो जरूरत है, 2 पॉइंट्स की जरूरत है.
तारे जमीन पर। तर सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि जितनी भी साइडेड पॉलीगॉन होगा उसके अंदर उतने वर्टेक्स होंगे। अगर मैं n साइडेड पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर ये, मुझे बताइए आपके पास हेक्सागोन है, 6 साइडेड है, कितने वर्टेक्स है? 6। तो 10 साइड होंगे तो कितने वर्टेक्स होंगे? 10। तो ये तो बात क्लियर होगी कि 10 साइड वाले पॉलीगॉन में आपके पास कितने वर्टेक्स है? वी हैव 10 वर्टेक्स। वी हैव 10 वर्टेक्स। अब 10 वर्टेक्स आपके पास है, उसमें से आपको कितने लेने हैं? 2 सेलेक्ट करने हैं ताकि आपका क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा। लेकिन वो जो 2 वर्टेक्स है वो साइड बाय साइड भी तो हो सकते हैं, वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं ना, और वो भी गिने जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या है? सिर्फ 10 पॉइंट्स है, 10 वर्टेसेस है। तो जब आप 2 वर्टेक्स 10C2 का मतलब क्या है? आप हर 2 का कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो उसमें साइड वाले का क्या आएगा? ये दोनों का और ये दोनों का भी आएगा ना 10C2 में। लेकिन इनसे जोड़ा गया डायगोनल है क्या? वो तो साइड बन रहा है। तो कितने साइड बनेंगे आपके पास? जितने साइड का दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करेंगे? मेरे पास टोटल 10 वर्टेक्स है क्योंकि 10 साइड है। 10 साइड है उससे समझना 10 वर्टेक्स है। तो 10 वर्टेक्स में से 2 को मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास टोटल सेगमेंट आएंगे, लेकिन उसमें से डायगोनल कितने होंगे? तो जितने साइड है उनको हटा दो। 10 साइडेड पॉलीगॉन है, 10C2 हो गए टोटल पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मिलने वाले सेगमेंट, ये टोटल सेगमेंट्स मिल गए। अब इसमें से क्या करेंगे? कितने साइड्स है इसमें? साइड्स तो हमें पता है ना, दिया हुआ है 10, तो 10 को हटा दो, बाकी बचे डायगोनल से। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिस इज अ 6 साइडेड पॉलीगॉन, अब मुझे देखना है इसके अंदर डायगोनल्स कितने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ 6 में से, लेकिन ये जैसे मैंने, अब इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स भी आएंगे ना, तो इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाला डायगोनल है क्या? साइड है ना। ऐसी कितनी साइड्स है? 6। तो इसके अंदर कितने ज्यादा है? मतलब डायगोनल को छोड़ के कितने साइड्स है? 6 साइड्स है। तो 6C2 - 6 हो गया। तो 6C2 का क्या होता है? 6 × 5, 2 × 1 -6, तो 2 3 जा, तो 15 - 6 9 आ गए। गिनो इसको। 9 तो मेरे पास 10, तो मेरा फार्मूला क्या बन गया फिर? मेरा डायगोनल निकालने का फार्मूला NC2 - N। फार्मूला क्या बन गया? NC2 - NC2 - N। मेरा ये n साइडेड पॉलीगॉन के अंदर कितने डायगोनल्स है ये निकालने का फार्मूला बन गया। आई बात समझ में? हाँ, तो हो गया फिर खेल खत्म। बी वाले का आंसर क्या रहेगा? 15C2 - 15। सी वाले का आंसर क्या रहेगा? 12C2 - 12। और डी वाले का आंसर क्या रहेगा? 8C2 - 8। कैलकुलेशन आप लोग कर पाएंगे? सर ते आता समजा आपण कोणत्या पॉईंटवरून डायगोनल घेतोय त्याचे ॲडजस्टंट पॉईंट नाही घेतले, बरोबर? ते जेवढे साईड आहे 10C2 ते सगळ्या ह्याच्यात समजलं, मग आपण जे मायनस केलं पाहिजे ते आपण NCN -3 केलं पाहिजे ना। कारण 10 साइडेड पॉलीगॉन आहे 10C। आता जो आपण पर्टिक्युलर पॉईंट घेतलाय तो पॉईंट, त्याच्या बाजूचे 2 पॉईंट म्हणजे 3 पॉईंट आपण डायगोनल काढण्यासाठी सोडून देतोय। तर 10C2 - 10C7 तू आहे ना, तुझा प्रॉब्लेम काय माहिती का विधान? तुझा प्रॉब्लेम आहे, मी एक साधी सरळ गोष्ट सांगितली ना, तुम्हाला कळलं का नाही रे हा प्रॉब्लेम? किती सिंपल आहे। तुझ्या समोर काहीच नाही समजलं तुला, याच मूर्खासारखा प्रश्न विचारला, काय समजलं तुला? अरे तू मला सांग, कशाला याच्यामधून तू 10C7 फालतू गोष्टी करतोय? साधं मला काय कळतंय, माझ्याकडे n साइडेड पॉलीगॉन आहे म्हणजे n व्हर्टेक्स आहे, त्यातून 2 व्हर्टेक्स मला चूज करायचे, ज्याच्यातून मला साइड्स आणि डायगोनल सगळं भेटणार आहे। ह्याच्यामध्ये आणखी काही तिसरं तयार होईल का साइड आणि डायगोनल सोडून? मग तुझ्याजवळ 10 पॉइंट आहे, 10 पॉइंट मधून तू 2 पॉइंट सिलेक्ट करणार म्हणजे 10C2 कॉम्बिनेशन्स बनणार, पण त्यातल्या काही कॉम्बिनेशन्सची साइड तयार होतीये आणि त्या किती साइड आहेत ते सबट्रॅक्ट केला। आता ह्याच्यापेक्षा काय समजून सांग मला? प्रश्न का निर्माण होतोय तो का? कारण तू ह्याला समजून नाही घेते। हे इतकं क्लिअर कट आहे की ह्याच्यामध्ये दुसरा प्रश्न निर्माण आहे। हा सूर्य हा जयद्रथ कोणती
हाँ। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? प्रत्यक्ष आपके सामने है, खुद ही फॉर्मूले बताए हैं, खुद ही बताया ना ये बंदा फॉर्मूला। अब ऊपर से और गलत चीज पूछ रहा है। भाई दिक्कत पूछने से ना है, दिक्कत ये है कि यू आर नॉट अ गुड लिसनर। इफ यू आर अ गुड लिसनर देन ओनली यू आर एबल टू आस्क ए क्वेश्चन व्हिच इज करेक्ट रिलेटेड टू दैट डिस्कशन। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को सबसे पहले गुड लिसनर होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा गुड लिसनर है तो वो चीजों को सही तरीके से समझ पाता है। और आदमी तब तक अच्छा लिसनर नहीं बन सकता जब तक वो अंदर से अशांत है। जब वो अंदर से शांत होता है तो वो सामने वाले की बात को ब्लैक होल की तरह रिसीव करता है। आंधे 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 पूरा आंधे, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं है, कोई इधर उधर जाएगा नहीं, पूरा अंदर जाएगा। अब तुम अपनी थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे हो अलग लेवल पैरेलली, मेरे आ रहे हैं वाइब्रेशन साउंड के, उसको तुम एंटर ही नहीं होने दे रहे हो। अब कितनी बार होगा अभी ये? समझ लो फॉर्मूला का सार तो समझ लो। फिर खत्म हो गए, फिर क्यों पूछ रहे हो? पूछ क्यों रहे हो? असं काऊन नाही होत? अरे कैसा होना चाहिए वो आपके सामने है। हाँ, समझ लो। तो ये बेटा है ना, ये गंदी आदत लग चुकी है। जास्त विचार करणे, जास्त विचार नहीं, ना सुनने की। आणि मग ऐकलं नसतं मग ते कळलंच नसतं ना। तो सुना ठीक से नहीं ना, सुना ठीक से नहीं, अपनी थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर दी फिर से। तो इसी वजह से मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर यही चीज हो रही है, इसको समझिए। बहुत अलग दिशाओं में जा रहे हो। जिस टॉपिक को 2 घंटे में किया जा सकता है उसको 20 दिन लगा रहे हो। क्या फायदा फिर समझ में आने का? अरे ये हो गया। असा विचार करायची स्ट्रीम आहे कोणती? हाँ? ज्यात जास्त विचार केला ना फायदा होतो। त्याच्यानं माणूस पागल होतो, फायदा नहीं होता। अरे भाई देखो, जो माइंड तार्किक होता है वो क्वेश्चन अराइज करता है, लेकिन क्वेश्चंस रिलेटिव होते हैं। अब आपको दिख रहा है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल रहा है, आप पूछ रहे हो जलता ही क्यों है, ठंडा क्यों नहीं होता? अब आग की प्रॉपर्टी है ये भी आपको बताया जा चुका है, फिर भी आप पूछ रहे हो ना ऐसे क्यों नहीं होता। इसका मतलब आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। इसीलिए जो टीचर्स होते हैं ना, वो सवाल पूछने ही नहीं देते बच्चों को। अब उससे होता क्या है, जो गड़बड़ बच्चे होते हैं उनके सवालों का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिससे कुछ टीचर भी इंप्रूव हो सकता है, उससे भी वो हाथ धो बैठते हैं। तो मैं तो अलाउ करता हूँ, मैं डांट भी देता हूँ। तो आपको सलाह ये है कि गुड लिसनर बनो। पता नहीं कब समझ पाएगा ये आदमी। कौन बोला? सही है, तार्किक बात की उन्होंने। बरोबर आहे, नाही केलं सुधारलं नाही तर तेच परत। आता हे कसं पटलं तुला? हे कसं पटलं? स्वतःच्या चुका पटल्या पाहिजे, त्याच्या बाबतीत मी नाही तरच केलं. तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकता। मग आता तू प्रयत्न कर की पहिले मी जे सांगतोय ते पूर्ण समजून घे। मी प्रश्न, हे बघ तुला माहिती, तू ही सुद्धा गोष्ट ऍडमिट केली होती की मी एकमेव असा टीचर आहे ज्यानं तुला क्वेश्चन विचारायला आलो केलं होतं। तू कंप्लेंट बी केली होती की शाळेत विचारू देत नव्हते किंवा असेल की कुणी दुसरं, पण तुला मुक्त संवाद करता आलेला आहे माझ्या लेक्चरमध्ये। आणि मी तुला कधीच हटकलं नव्हतं स्टार्टिंगच्या वर्षामध्ये। तुला कधी म्हणले नाही का तुम्ही रेकॉर्डिंग उचलून पहा? आहे ना? या पोरं मी म्हणले होते। रिझनेबल होते पहिल्या वेळेस विचारताना, तू डबल करतोय तरी बी गोष्टी समजून घे, पुढं पळ गो पटापटा, आणि क्वेश्चन्स कर ना आणखी। तू गोष्टी रिपीट करतोय म्हणजे तू फास्ट पाहिजे वे मध्ये, तुला आणखी पुढे क्वेश्चन्स येणार आहे। आनंद, मला आनंद पडतो, फटाफट समजून घेतोय आणि चालते लगे पटापटा पटापटा पुढं। वाघचं बी तसंच आहे, डॉक्टरचं बी तसंच आहे। काही लोक जे असतील ते निग्लिजन्सचा भाव ठेवते, हा ठीक आहे ठीक आहे, असं चला 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 पुढे चला,
विचार नाही करत, तसं नाही पाहिजे. विचार करायला पाहिजे पण राईट वे थिंकिंग पाहिजे. पहिले तर तुम्ही समजून घ्या काय म्हणते. आणि परम्युटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक आहेच असा की ज्याच्यामध्ये कन्फ्युजन क्रिएट होतं. पण जर तुम्ही पहिलीच गोष्ट नीट ऐकत नसता तर कन्फ्युजन क्रिएट व्हायला वाव असतं. मी तुम्हाला म्हणलं नाही का पहिल्याच एक्झाम्पलमध्ये मला स्वतःला काय कन्फ्युजन व्हायचं, किंवा आपण डोळे बंद करून बॅगमधून बॉल करतो मग 3 रेड कसेच काय. दुसरं माझं स्वतःच कन्फ्युजन होतं प्लस काय घ्यायचं नाही मल्टिप्लिकेशन काय घ्यायचं. म्हणजे जे प्रश्न मला स्वतःला पडत होते मी ते पहिले स्वतः सांगतोय ना की ज्याच्यामध्ये वाटू शकतो आणि हे रिजनेबल आहे वाटणं. चला हे 12 होतं. हे कॅल्क्युलेशन करून घ्या. हो, आली. 12वीं के अंदर बोला देयर आर 20. आता हा प्रश्न पहा. आता नीट प्रश्न समजून घ्या, मी काय बोलतो ते नीट समजून घ्या आणि मग बघा आन्सर. देयर आर 20 स्ट्रेट लाईन्स इन अ प्लेन. किती स्ट्रेट लाईन्स आहेत प्लेन मध्ये? देयर आर 20 स्ट्रेट लाईन्स इन अ प्लेन so that no two lines are parallel. No two lines are parallel and no three lines are concurrent. Determine the number of points of intersection. दोन गोष्टी लक्षात घ्या. No two lines are parallel. Number 2, no two lines are, no three lines are concurrent. Determine number of points. Determine the Number of points of intersection. number of points of intersection. Points of intersection. आता मला सांगा तुमच्याकडे एक प्लेन आहे, त्या प्लेन मध्ये किती लाईन्स आहेत? सगळ्यात पहिले 20 स्ट्रेट लाईन्स आहेत. तुम्हाला फाइंड आउट काय करायला सांगितले? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. 20 लाईन दिलेले आहेत, कोणतेही दोन लाईन पॅरलल नाही, म्हणजे प्रत्येक लाईन उरलेल्या सगळ्या लाईनला इंटरसेक्ट करते. कळतंय का? कारण पॅरलल लाईन्स असतील तरच इंटरसेक्शन पॉसिबल नाही. कळतंय का? बाकी तुम्ही कशी एक लाईन अशी काढली, एक अशी काढली, एक अशी काढली, पॅरलल नाही पाहिजे बरं का, बिलकुल पॅरलल नाही. कुठेतरी दोन टच होतील. तर तुम्ही त्याला वाढवले तर हे सगळ्या लाईनी एकमेकींना टच होतात, इंटरसेक्ट होतात. कळतंय का? मग पहिली गोष्ट लक्षात आली का की नो टू लाईन्स आर पॅरलल म्हणजे एव्हरी टू लाईन इज इंटरसेक्टिंग. का? कारण आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. जर 20 लाईन प्लेन मध्ये दिलेल्या आहेत तर 20 लाईन एकमेकांना किती पॉइंट्स मध्ये इंटरसेक्ट करतील? तुम्हाला माहिती एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भेटण्यासाठी दोन लाईनला सिलेक्ट करणे. मग तुम्ही किती डिफरंट कॉम्बिनेशन बनवणार दोन लाईनचे? काय बोललो मी? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भेटायचे त्यासाठी दोन लाईन पाहिजेत ना ज्या एकमेकांना इंटरसेक्ट करतील. समजा ह्या दोन लाईन आहेत एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भेटला. मग ह्या दोन लाईनचं जसं एक कॉम्बिनेशन आहे माझ्याकडं, तसे किती डिफरंट कॉम्बिनेशन्स आहेत बनतील 20 लाईन मधले, तेवढे डिफरंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भेटतील. पण ह्या दोन गोष्टी नाही दिल्या तर आपल्याला माहिती का लाईन्स कशा आहेत? त्यातले जर कोणी पॅरलल असतील किंवा काय असेल तर मग कसं करणार? म्हणून त्यांनी क्लियर कट दिलेले काय कि नो टू लाइन्स आर पैरेलल. कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब हर लाइन बची हुई लाइंस के साथ इंटरसेक्ट हो सकती है. कोई भी दो पैरेलल नहीं है, मतलब बात खत्म हो गई ना. प्लेन के अंदर देखो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है. प्लेन के अंदर अगर दो लाइंस होती है तो वो दो ही तरीके से हो सकती है, या तो पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग. अब स्क्यू लाइंस मत लाना यहाँ पे, प्लेन की बात कर रहा हूं मैं. आ रही बात समझ में? प्लेन के अंदर ये बहुत बेसिक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है जो 8-9 में बताई जाती है बेसिक प्रॉपर्टीज में कि प्लेन में अगर दो लाइंस होती है तो या तो वो पैरेलल होती है या इंटरसेक्टिंग होती है. तो अगर वो 20 लाइन को कह रहे हैं कि कोई भी 20 लाइन में से कोई भी पैरेलल नहीं है एक दूसरे के साथ, मतलब हर कोई दूसरे से नहीं. अगर मैं कहता हूँ क्लास में बैठे हुए बच्चे में से कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं दिखता, कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं दिखता, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं दिखता. मतलब यह है कि अगर दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो हर एक लाइन बची हुई लाइंस के साथ में इंटरसेक्ट हो सकती है. तो सवाल यह है कि फिर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो लाइन तो जरूरी है आपको. अब एक और चीज कही गई है,
कि नो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, नो थ्री लाइंस, कोई भी तीन लाइन कॉन्करेंट नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं है कोई भी तीन लाइन। इसका क्या मतलब हो रहा है? एकावरती अगर तीन लाइन कॉन्करेंट होती है तो तीन की जगह एक ही बनेगी ना वो। कॉन्करेंट मतलब एक लाइन, तीन लाईन वरती लाईन लाइन वरती लाइन नाही रे। लाईनच्या पुढे लाईन त्याला कोलिनियर म्हणतात. स्लोप एकच राहील. हाँ तो ये क्या है? अरे सॉरी, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, एक लाइन में क्यों होगी? नो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, मतलब कोई भी तीन लाइन एक पॉइंट में से नहीं पास होती, कॉन्करेंट। अरे कॉन्करेंट हो ना? हाँ कळालं. मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती ना कि जैसे दो लाइन इसमें से जा रही है, अब एक तीसरी लाइन है जो इसमें से ऐसी चलेगी, अब ये लाइन इन दोनों को पैरेलल तो है नहीं, लेकिन क्योंकि ये इसमें से चली गई तो खट करके क्या हो गया, दो पॉसिबिलिटीज कम हो गई ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, क्योंकि ये अगर इसके साथ अलग जगह इंटरसेक्ट होती, ये इसके साथ अलग जगह इंटरसेक्ट होती, तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं। लेकिन क्योंकि तीन लाइंस कॉन्करेंट है, अगर होती थ्री लाइंस कॉन्करेंट होती तो एक ही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता। झाला तुझं चालू, आता ऐकण्याची प्रोसेस स्टॉप झाली इथून पुढे बरं का, आता लिहिणं काहीतरी चालू केलं। तेच लिहून टाकू. आपल्या चुकांवरून लय डिफिकल्ट जॉब आहे हो शिक्षकाचं, खास करून त्यावेळेस जेव्हा शिक्षक माझ्यासारखा असत आणि पुरेचे आणि पोरं तुमच्यासारखे असतील। सेमच झालं ते. माझी तळमळ आहे की गोष्ट समजावी आणि पोरं काय करते मध्येच बोललो असतो त्यांची काय करते तिसरंच काहीतरी करत बसते, मध्येच सोडून पळते। कोण काय करायला तर कोण काय करायचं, आपणही खायला मग कोई गेलं। तर या दोन्ही पॉसिबिलिटी काढल्या, त्याच्यामुळे ए तू काय रे हातात काय पाहू दे, no two lines are parallel, no three lines are concurrent, मतलब पैरेलल भी नहीं है और कोई भी तीन लाइंस ऐसी नहीं है कि जो एक पॉइंट में से पास हो रही है। तो इससे क्या हुआ, अगर थ्री लाइंस नहीं है तो फोर लाइंस भी नहीं होगी, फाइव लाइंस भी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर फोर लाइंस कॉन्करेंट होती है तो थ्री भी होगी, तो थ्री की कंडीशन नहीं लेनी है। आ रही बात समझ में? कॉन्करेंट म्हणजे काय कसं काय? कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट में से पास होने वाली तीन लाइन जो एक पॉइंट में से जा रही है। कॉन्ग्रुएंट अलग वर्ड है, कॉन्ग्रुएंट वेगळा. कॉन्ग्रुएंट इक्वालिटी के लिए यूज होता है। कॉन्करेंस, बाप रे बाप, तुम्ही काय चा, अरे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, सेंट्रोइड, कॉन्करेंस. अल्टीट्यूड का कॉन्करेंस, ऑर्थो सेंटर। सेंटर इन सेंटर सेंटर. तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, लाइंस का एक जगह में से पास हो जाना होता है, एक पॉइंट में से। बताओ, दुख होता है। तो क्योंकि ये दो चीजें आ चुकी है, नो टू लाइंस आर पैरेलल, नो थ्री लाइंस आर पैरेलल, सो आवर हैंड्स आर फ्री। हम सीधा सीधा 20 लाइन में से दो लाइन सेलेक्ट करो, खत्म हो गई बात। देयर आर 20 लाइंस, वी आर सेलेक्टिंग एनी टू लाइंस। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, उतने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। 190. हां, तो 20 into 90 into 2, तो 190 combinations। आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सर आज एक्सटेंड करना है. काय एक्सटेंड करणार आहे. काय एक्सटेंड करायचं नाही. क्लास 11 पर्यंत घेणार आहे. काऊन मी विचारलं. 10:15 घ्यायचं। 10, 24, 25 झाले. तो मेरे 10:15 का डेफिनेशन अलग हो सकता है, 10:30 लेट जाएगा. वो होगा आपका, वो 10:30 तक आपका होगा, मेरा 10:15 का अलग डेफिनेशन। जितने क्वेश्चंस मैं पढ़ के आया हूँ उतने तो मैं पढ़ाऊंगा। मुझे टाइम से मतलब नहीं है। सही बात है. तो क्वेश्चन नंबर 13। 30. हाँ क्या हुआ, 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ प्लेन, एक प्लेन है उसमें 10 पॉइंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इफ
points are नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 10 पॉइंट्स है हमारे पास। पहला बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ढूंढिए कितनी मिलती है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड no 3 points are collinear, no 3 points are collinear, 4 points are collinear, 4 points are ये बेटा ये गुट्टा बोमा हाँ फुकट क्वेश्चन निकाल ए घरी जा कडा कडा ना there are 10 points, no 3 points. number of straight lines obtained। पहला केस है, देखो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 10 पॉइंट में से एक भी स्ट्रेट लाइन निकाली जा सकती अगर एक लाइन में हो, और एक पॉइंट में से इनफाइनाइट निकलती है तो वो वाला केस नहीं होगा शायद, होना नहीं सर। क्योंकि वो कैसे लेंगे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है लेने का। तो क्या हो सकता है कि 2 पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी, 3 पॉइंट्स में से निकलेगी, 4 में से निकलेगी। तो उसके लिए देखना होगा कि अगर सिर्फ हमें इतना बोला जाता, इतना कि देयर आर 10 पॉइंट्स, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन, तो 10c2 आंसर होता। Yes, sir. ज्यादा से ज्यादा कितनी निकल सकती है ना? कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो 2 पॉइंट लगेंगे एक स्ट्रेट लाइन के लिए। वैसे 3 में से जाएगी तो कम बनेंगे, 4 में से जाएगी तो और कम बनेंगे, इस तरीके से। मतलब जितने ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर होंगे एक लाइन में वो उतनी कम स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब पहले केस में वो बोल रहे हैं कि नंबर नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो फिर तो खत्म होगी बात। 10c2 होगा आंसर, क्योंकि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते तो फिर सोचना पड़ता। हाँ, तो सोचना नहीं है, सीधा देयर आर 10c2 स्ट्रेट लाइंस, पहले का आंसर 45 कितना 45 आप बोल रहे हैं 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या हो रहा है 4 पॉइंट्स आर। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? वो बोल रहे हैं कि 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो मुझे बताइए कि उन 4 पॉइंट्स में से एक ही लाइन निकलेगी। अगर वो 4 पॉइंट्स कोलिनियर ना होते तो कितनी लाइंस बनती? 4 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। 4c2 बनती -4c2 बरोबर है, पर गप जरा। हाँ 4c2 लाइंस बन रही है। ए क्या हाँ क्या 4c2 हाँ, लेकिन कंडीशन कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो हो क्या रहा है, 10 पॉइंट है, उन 10 अब हमने क्या किया, ठीक है 10 पॉइंट है ना, टोटल लाइंस कितनी बन रही है 10c2, लेकिन 4 पॉइंट्स कैसे है कोलिनियर, तो इसमें 4c2 भी इंक्लूडेड है कि उन 4 पॉइंट से बनने वाली लाइंस अगर कोलिनियर ना होते तो उनको हटा देते हैं, लेकिन 4 पॉइंट में से एक लाइन तो बनेगी ना, उसको पकड़ लेते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, तो ये ऐसा करते हैं। देखो 10 पॉइंट्स है हमारे पास, तो 10 पॉइंट्स है, कोई भी कोलिनियर नहीं है, तो कितनी लाइंस बनेगी? 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए, तो 10c2 लाइंस बनेगी। अब दिक्कत ये है कि उन 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से कोई भी 3 कोलिनियर दिख रहा है क्या? कोई भी 3 में से एक लाइन जा रही है? इसको बोलो नहीं जा रही, अब नहीं जा रही। तो अब 4 पॉइंट्स कैसे आपके कोलिनियर, एक और निकलता, तो ये 6 है नॉन कोलिनियर,
और 4 खड़े रहे, वो सही है। Dedication. तो 4 पॉइंट्स क्या है? Collinear. अब दिक्कत क्या है कि अगर ये कोलिनियर ना होते तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 10 होती, क्योंकि ये 4 कोलिनियर है तो इनमें से सिर्फ एक ही लाइन जाएगी इन 4 का। और अगर ये 4 कोलिनियर ना होते तो इनकी तरफ से जो लाइन बनती है वो 4C2 बनती। मतलब अगर मैं 10C2 ले रहा हूं तो 10C2 में अगर ये 4 मतलब मैं 10 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हुए कितनी मेरे पास लाइन आ रही है 10C2, लेकिन उनमें से 4 अगर कोलिनियर है तो फिर ये 4C2 मैंने ज्यादा ले लिया इसके अंदर, तो 4C2 को हटा दिया, लेकिन ये एक लाइन तो इंक्लूड करनी पड़ेगी ना, ये भी तो लाइन है ना, तो उसको मैंने ऐड कर दिया। तो अब आंसर क्या आएगा? 40. 40. ये कितना आता है? 45 45. माइनस ये कितना हो रहा है? 6 plus 1. 6 plus 6 1. plus 1. 40. 39 plus 1 काय केलं सर? 39, 40. मैं गड़बड़ होते आंसर बरोबर नाही आलं. बरोबर आहे, बरोबर. बरोबर. लिख लो ये tamam. घरी जा. बेटा करून येईन. 14 नाही कळलं? 14 find the number of triangles formed by Joint. आता ऐकू बी आहे ना का बसून लव आहे लय खतरनाक आहे रे. त्याच्यामुळे माझ्याकडे फॅन येतो हा. मात्र हे दुसरंच practice. Find the number of triangles formed by joining 12 points. If no 3 points are collinear, 4 points are collinear. Let's 12C3. हाँ. Hey, आपको कितने पॉइंट दिए हैं? 12. 12.0. और आपको क्या बनाना है? Triangle. ट्रायंगल बनाना है. अब आपको पता है ट्रायंगल तभी बनता है जब 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं, हाँ. सही. है ना? 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो तो ही ट्रायंगल बनेगा. अब उन्होंने पहले केस में क्या कहा है? नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. मतलब बात बहुत क्लियर है. 12 में से 3 पॉइंट चुन लो, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उतने ट्रायंगल बनेंगे. तो 12 into L1 into 10 into 3 into 2 तो 6 दूनी 12 2 दूनी 20 आता 220 ट्रायंगल बनणार. पण दुसऱ्या केस मध्ये काय म्हणतात ते? 4 points are collinear. 4 पॉइंट्स कोलिनियर है. 4 पॉइंट्स आर Collinear. तो मुझे बताइए अगर ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर ना होते. सर ते रिफ्लेक्शन वर चालू. अच्छा अगर 4 इधर लिखता हूं मैं नीचे, हाँ बी वाला पार्ट इधर लिखता हूं, रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो if 4 points are not collinear, मुझे बताइए if 4 points, अरे चक्कर यूं गेली. if 4 points are not Collinear. collinear, R collinear. ए दादा ऐकत जा रे मी काय सांगतो ते. येरा आहे का तू? तुम्हें इस बात के लिए शिक्षा मिल सकती है. हमें बहुत बात की शिक्षा. If 4 points are not collinear. अरे मी काय बोलतोय श्रवण? Why are you not श्रवणिंग मी? श्रवण मी केअरफुली. अगर उन्होंने बोला है कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम बोल रहे हैं हमारी तरफ से कि अगर नहीं हो तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 4C3. मतलब कितने बनेंगे? 4. अगर 4 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है. माइनस कर दो इसको. किसमें से? 220 में से इसको माइनस कर दो. तो therefore if 4 points are collinear, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 12 के 12 पॉइंट्स है, उनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं, कोई 3 कोलिनियर नहीं. तो टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे 12C3, उसमें से 4 हटा दो तो 12C3 220 माइनस 4 216 हो गए. अब यहाँ एक ट्रायंगल ऐड मत करना लाइन की तरह, नहीं तो आपको लगेगा अरे ये तो रिचुअल से ऐड करना होता है ना. ते लाइन होती है. तो लाइन थी
ठीक है लिख लेंगे इसको बेटा कॉल लेंगे हाँ बेटा जाओ देखिए आप कल मिलते हैं